नमस्कार दोस्तों, नीरज गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत के संविधान के निर्माण पर हमारी चर्चा लगातार जारी है और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कैबिनेट मिशन योजना पर और आज हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन कैसे होता है, डॉक्टर अंबेडकर की इसमें क्या भूमिका है, BN राव की इसमें क्या भूमिका है, संविधान सभा का गठन कितने चरणों में कंप्लीट होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन एवं भारत के संविधान का निर्माण। संविधान सभा का गठन एवं भारत के संविधान का निर्माण। हमने लास्ट वीडियो में कैबिनेट मिशन योजना पर बात की थी और भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही किया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया है। जून 1946 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा इस कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया था। कांग्रेस के द्वारा इस योजना को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि जो मुस्लिम लीग की मांग थी कि 2 संविधान सभा होनी चाहिए, उस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं माना गया, अर्थात संविधान सभा एक ही होनी थी। और लीग के द्वारा इस वजह से स्वीकार किया गया कि लीग को लगा कि भाई अभी तो चलो पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया है, लेकिन इस कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान के निर्माण के बीज अभी भी नहीं थे, क्योंकि अभी भी प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लीग को प्राप्त था। तो क्या कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का पूर्ण रूप से गठन हो चुका था क्या? जी नहीं। संविधान सभा का गठन 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। संविधान सभा का गठन कुल कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? 3 चरणों में। पहला चरण जो फर्स्ट चरण है, यह कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर कंप्लीट हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। उनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होने थे और 93 सदस्य देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत होने थे। तो जो देशी रियासतों के द्वारा जो सदस्य मनोनीत होने थे, वह सदस्य संविधान सभा में फिलहाल सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने सम्मिलित होने से मना कर दिया, अर्थात उन्होंने अपना भविष्य अभी तय नहीं किया था। इस वजह से वो सदस्य नहीं आए थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का पूर्ण रूप से गठन नहीं हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखें। जो सेकंड चरण है वो 3 जून योजना के आधार पर माना जाता है। 3 जून योजना आप सभी जानते हैं कि भारत विभाजन की योजना थी। इसके अनुसार भारत का 2 भागों में विभाजन होना था और एक संविधान सभा के स्थान पर 2 संविधान सभाएं होनी थी। संविधान सभा की जो सदस्य संख्या 389 थी, वह घट करके 324 रह गई। और इसके बाद जो तीसरा चरण है, थर्ड चरण, ये देशी रियासतों से संबंधित माना जाता है। अर्थात जब भारत का विभाजन हो जाता है, उसके बाद देशी रियासतें इस संविधान सभा में सम्मिलित हुई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो संविधान सभा का गठन कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? 3 चरणों में। पहला चरण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, दूसरा चरण 3 जून योजना के बाद और तीसरा चरण भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुआ। इस बात को आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं हम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन।
संविधान का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, 389 सदस्य होने थे। और इन 389 में से 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 और देशी रियासतों से 93 मेंबर होने थे। अब जो 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों एवं कमिश्नरी क्षेत्रों से जो 4 सदस्य थे, अर्थात 296 सदस्य तो निर्वाचित होने थे, 296 सदस्य निर्वाचित होने थे। और जो 93 देशी रियासतों वाले सदस्य थे ये मनोनीत होने थे। इसका मतलब संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य भी थे और मनोनीत सदस्य भी थे। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब इन सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया? तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के 296 सदस्यों का चुनाव किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 296 सदस्यों का चुनाव किया गया था। इसका मतलब है कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया गया था। और आलोचक जब संविधान सभा की आलोचना करते हैं तब वह यही आरोप लगाते हैं कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी, अर्थात संविधान सभा का चुनाव भारत की जनता के द्वारा नहीं किया गया। अब आप कहेंगे कि 93 देशी रियासतें क्यों सम्मिलित की गई? क्योंकि उस समय देशी रियासतों की जो संख्या थी वो लगभग 562 थी। तो हमने कल कैबिनेट मिशन योजना में बात की थी कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लेने का नियम अपनाया गया था। अर्थात संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। और उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। यह भी मैंने आपको कैबिनेट मिशन योजना जब पढ़ाई थी तब बताया था। इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो 296 सदस्य तो निर्वाचित हो जाते हैं, लेकिन जो फिलहाल जो देशी रियासतें हैं 93 इन्होंने संविधान सभा में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। इसके बाद हम अपन बात करते हैं कि चुनाव परिणाम क्या रहे। संविधान सभा के जो ये चुनाव हुए इनके परिणाम क्या रहे? चुनाव परिणाम अब कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। तो कांग्रेस को इन चुनावों में 208 स्थान प्राप्त हुए और मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए और अन्य को 15 स्थान प्राप्त हुए। अब आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग की इन चुनावों में स्थिति खराब हो चुकी है और मुस्लिम लीग अपनी निर्बल स्थिति को देखते हुए अभी आगे जब अपन संविधान सभा की प्रथम बैठक पर बात करेंगे तो वहां उस प्रथम बैठक का भी बहिष्कार किया जाएगा। अंतरिम सरकार का जो गठन होगा, शुरुआत में मुस्लिम लीग उस अंतरिम सरकार में भी शामिल नहीं होगी। और इसके बाद जब इनकी स्थिति खराब हो गई तो 16 अगस्त
1946 को लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य यह था कि संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगे करवाना और दंगों के माध्यम से स्थिति को इतना जटिल बना देना और यह प्रचारित करना कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। और इस अंतरिम सरकार में मैंने आपको जब कैबिनेट मिशन योजना पढ़ाई थी उस समय बताया था कि कुल 14 मंत्री होने थे, 6 कांग्रेस की ओर से, 5 लीग की ओर से, 1 सिख, 1 ईसाई और 1 पारसी। इस प्रकार से इस अंतरिम सरकार में सदस्य होने थे। लेकिन शुरुआत में मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई। बाद में गवर्नर जनरल के समझाने पर मुस्लिम लीग भी इस अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है और उनका शामिल होने का उद्देश्य केवल एक ही था कि हर मुद्दे पर इस अंतरिम सरकार का विरोध करना। आप यहां पे इस बात को भी ध्यान रखें कि इस अंतरिम सरकार में डॉक्टर अंबेडकर शामिल नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। इस बात को भी आप ध्यान रखें। और यहां पे इस बात को भी ध्यान रखें कि आपसे यदि पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे, विधि मंत्री, तो आप यहां पे ध्यान रखें कि इस समय विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जो कि लीग की ओर से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल। इस समय डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री होंगे। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक पर बात करेंगे हम आगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और इस प्रथम बैठक में क्या क्या हुआ, कहां पे हुई ये प्रथम बैठक? दिल्ली में संसद भवन का जो सेंट्रल हॉल है वहां पर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे। इस कारण से इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया। और संविधान सभा की इस प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अब 207 ही क्यों? क्योंकि डेटा तो अपन ने कैबिनेट मिशन योजना में 389 का पढ़ा था कि 389 सदस्य होने थे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि मुस्लिम लीग की चुनावों में स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है और मुस्लिम लीग के द्वारा इस संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया जाता है। लीग के द्वारा बैठक का बहिष्कार करना यह पहला रीजन था, जो बड़ा रीजन था ये कम सदस्य संख्या होने का प्रथम बैठक में। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो देशी रियासतें थी वह भी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा गठित की गई थी उस संविधान सभा में सम्मिलित होने से उन लोगों ने मना कर दिया था। तो देशी रियासतें
देशी रियासतें इस बैठक में शामिल नहीं हुई, इसको भी आप ध्यान रखें, शामिल नहीं हुई। ये दो बड़े रीजन थे। और यहाँ पे लीग के द्वारा जब इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया तो एक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है। ये चर्चिल के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। तो ये हमने बात की संविधान सभा की प्रथम बैठक पर। और क्या हुआ प्रथम बैठक में? प्रथम बैठक में संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल 9 महिलाएं थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित थी? कुल 9 महिलाएं सम्मिलित थी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। और यहां पे आप इस बात को भी ध्यान रखें कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। और यदि बात की जाए संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 8। इनको भी आप ध्यान रखें। बाकी आगे अपन 2-4 महिला सदस्यों के संबंध में और बात कर लेते हैं, जिनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो नंबर 1 एनी मास्क्रीन ये संविधान सभा में एकमात्र महिला थी जो देशी रियासतों की ओर से शामिल थी, यानी देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कौन? एनी मास्क्रीन। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसको लेक्चर भर्ती 2018 में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछा गया है। दूसरी दाक्षायणी वेलायुधन ये संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थी। इसको भी आप ध्यान रखें। तीसरा बेगम एयाज रसूल ये संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इसको भी आप ध्यान रखें। चौथी महिला हंसा जीवराज मेहता ये संविधान सभा में एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने संविधान सभा के सदस्यों को तिरंगा भेंट किया था। हंसा जीवराज मेहता संविधान सभा में एकमात्र ऐसी महिला जिसने संविधान सभा के सदस्यों को 14 अगस्त की रात्रि को तिरंगा भेंट किया था। तो इन चारों महिलाओं के संबंध में आप जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी, इनको आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा की द्वितीय बैठक एवं तृतीय बैठक पर। संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई? द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को। और क्या हुआ इस दिन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। केवल इतना सा कार्य हुआ। संविधान सभा की तृतीय बैठक इस दिन कब हुई है? 13 दिसंबर 1946 को। और क्या हुआ इस दिन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यानी संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं उनका उल्लेख इस उद्देश्य प्रस्ताव में था। यानी भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य क्या हैं?
सरकार की प्रकृति की कैसी होगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया जाएगा, इन सभी बातों का उल्लेख इस उद्देश्य प्रस्ताव में था। 25 जनवरी 1947 को एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। एच सी मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया, इसको भी आप ध्यान रखें। इसके बाद 3 जून योजना 1947 के पश्चात भारत का विभाजन होना था और संविधान सभा में तय किया गया कि संविधान सभा में अब 2 उपाध्यक्ष होंगे। इसी वजह से 16 जुलाई 1947 को टी कृष्णमाचारी को संविधान सभा का सेकंड उपाध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का सेकंड उपाध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। बी एन राव यानी बेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम है इनका, ध्यान रखना। सर बी एन राव के द्वारा संविधान का प्रथम बार प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? सर बी एन राव, ध्यान रखना इसको भी। और सर बी एन राव ये संविधान के बहुत बड़े जानकार थे। इनके द्वारा विश्व के कई संविधानों का अध्ययन किया गया था। आज हम पढ़ते हैं कि आयरलैंड से हमने ये लिया, अमेरिका से ये लिया, ब्रिटेन से ये लिया, ऑस्ट्रेलिया से ये लिया, दक्षिण अफ्रीका से, ये सारे प्रावधान कहाँ से आए? इन सबका को शामिल करवाने का श्रेय सर बी एन राव को है। यानी सर बी एन राव संविधान के एक बहुत बड़े जानकार थे। विश्व के कई संविधानों का इनके द्वारा अध्ययन किया गया था। और यहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर ने भी इनके बारे में कहा है संविधान सभा के पटल पर कि संविधान के निर्माण में यदि किसी व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान है तो सर बी एन राव का है। ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा खुद कहा गया। सर बी एन राव के द्वारा आयरलैंड व म्यांमार के संविधान के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाई थी। और भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त यह सर्वप्रथम न्यायाधीश थे। यानी भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सर्वप्रथम न्यायाधीश के रूप में सर बी एन राव को नियुक्त किया गया था। भारत की ओर से नियुक्त सर्वप्रथम न्यायाधीश थे सर बी एन राव। तो ये सर बी एन राव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इनको भी आप ध्यान रखें। अब अपन बात करते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सर बी एन राव के संदर्भ में जो हमने बात की उसमें आप एक बात और नोट कर लेना, सर बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस बात को भी आप वहीं नोट कर लेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वप्रथम बंगाल से संविधान सभा में पहुंचे थे। सर्वप्रथम बंगाल से संविधान सभा में पहुंचे थे और बंगाल के पश्चात ये बंबई से संविधान सभा में पहुंचते हैं।
होता क्या है कि सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए जो चुनाव लड़ते हैं वो बंबई से लड़ते हैं, लेकिन बंबई से चुनाव हार जाते हैं। बाद में मुस्लिम लीग की सहायता से वो पूर्वी बंगाल से संविधान सभा में पहुंचते हैं और भारत विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल का वो इलाका जहां से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे वो इलाका पाकिस्तान में चला जाता है और डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हैं। इसके पश्चात सर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से डॉक्टर अंबेडकर दोबारा बंबई से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं और संविधान सभा में पहुंचते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखें। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की गई थी। कौन कौन सी ये महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें, इन पुस्तकों पर भी अपन बात कर लेते हैं, पूछ ली जाती है कभी भी। शूद्र कौन थे, पहली पुस्तक शूद्र कौन थे। दूसरी जाति विच्छेद। तीसरी पाकिस्तान पर विचार। चौथी हिंदुत्व का दर्शन। पांचवी हिंदू धर्म की पहेलियां। हिंदू धर्म की पहेलियां। और आखिरी है भगवान बुद्ध एवं उनका धम्म। ये 6 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। कभी भी एग्जामों के अंदर इन पुस्तकों के संबंध में पूछ लिया जाता है, या तो कि डॉक्टर अंबेडकर की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है, या जिसे जाति विच्छेद किसके द्वारा लिखी गई, पाकिस्तान पर विचार किसके द्वारा लिखी गई। तो ये डॉक्टर अंबेडकर की बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं, इनको भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश पीएम एटली की घोषणा, यानी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, इनके द्वारा 2 घोषणाएं की गई। पहली कि 30 जून 1948 तक अंग्रेज किसी भी परिस्थिति में भारत को छोड़ देंगे। पहली घोषणा क्या है? 30 जून 1948 तक अंग्रेज किसी भी परिस्थिति में भारत को छोड़ देंगे। और दूसरी घोषणा, लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये 2 घोषणाएं की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं 3 जून योजना। इस योजना में स्पष्टतया भारत विभाजन का उल्लेख मिलता है। इस योजना में स्पष्टतया भारत विभाजन का उल्लेख मिलता है। 20 फरवरी 1947 की घोषणा के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वो वार्ताएं करते हैं। और वार्ता करने के पश्चात वो अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत का विभाजन किया जाएगा। दरअसल ब्रिटिश सरकार के द्वारा माउंटबेटन को इसीलिए भेजा गया था कि वह विभाजन के लिए नेहरू एवं पटेल को राजी कर लें, क्योंकि माउंटबेटन नेहरू के एक तरह से मित्र थे। तो 3 जून योजना के अनुसार भारत का विभाजन कर दिए होना तय था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।